हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद अजय सर पर आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री क्लासेस के साथ में। ठीक है, आज से हम डेली हिस्ट्री क्लास अपने YouTube चैनल पर पढ़ेंगे और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री यानी इतिहास, हिस्ट्री यानी इतिहास। ठीक है, इतिहास होता ही क्या है, पहले तो स्टार्टिंग करते हैं भाई इतिहास होता ही क्या है। इतिहास क्या होता है? इतिहास क्या है? इतिहासकारों के अनुसार माने तो इतिहास एक ग्रंथ है जिससे हमें अपने अतीत के बारे में जो घटित घटनाएं हुई हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इतिहास क्या है? एक ग्रंथ है। मान लो एक ग्रंथ है जिसके बारे में हमारे अतीत के बारे में हमें उनके जानकारी मिलती है। अब क्वेश्चन उठता है, क्या जो हमारे अतीत में घटनाएं घटी हैं वो सभी इतिहास हैं? नहीं, वो सभी इतिहास नहीं है। इतिहास क्या है फिर? वो घटनाएं जिनका हमें क्या मिले, कुछ प्रमाण मिले, कुछ स्रोत मिले कि हाँ ये घटना रियल में घटित हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हमारे अतीत के बारे में किसने बताया? ठीक है, एक यूनान के एक क्या हुए हैं, एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम क्या था? हेरोडोटस। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस, इन्होंने हमें बताया था एक हिस्टोरिका एक पुस्तक लिखी थी इसने। हिस्टोरिका पुस्तक लिखी, उसके बारे में, अतीत के बारे में इन्होंने कुछ घटनाएं बताई थी और इसी को हम क्या बोलते हैं? इतिहास का जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक जो हिस्ट्री है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। हिस्ट्री है या इतिहास है वो किसका है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और ये किससे बना है? ये बना है हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया से बना है क्या? हिस्ट्री, क्योंकि ग्रीक भाषा में हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है? हिस्टोरिया का अर्थ होता है कुछ छानबीन करके कुछ जानकारी प्राप्त होती है, उसे ही क्या बोलते हैं? हिस्टोरिया, फिर हिस्टोरी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हिस्ट्री के इतिहासकारों ने, हिस्ट्री है ये कि बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, तो इतिहासकारों ने इसे समझने के लिए, इसे जानने के लिए इसे 3 पार्टों में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं वो देखते हैं एक बार। एक तो बोलते प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, दूसरा बोलते हैं इसको मध्यकालीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, थर्ड बोलते हैं होता है आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। अभी के जो एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम कोई भी लगा लो, उसमें होता है, उसमें मध्यकालीन इतिहास यानी मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ना कि एंशिएंट हिस्ट्री से। ठीक है, और तो आज हम स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास से यानी मिडिवल हिस्ट्री से स्टार्टिंग करेंगे। और मिडिवल हिस्ट्री में भी स्टार्टिंग करेंगे, वो हम किससे करेंगे? हम करेंगे दिल्ली सल्तनत में, जिससे हमें बार बार एसएससी में या रेलवे में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आइए हम स्वागत करते हैं। स्टार्ट करें हम दिल्ली सल्तनत से, और दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे गुलाम वंश या फिर स्लेव वंश या फिर इल्बरी वंश, या फिर इसको एक नाम से और जानते हैं हम मामलुक वंश। सारे चारों के चारों नाम एक ही हैं, गुलाम वंश बोलो या फिर स्लेव वंश बोलो या इल्बरी वंश या मामलुक वंश। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं गुलाम वंश, इसके फाउंडर या फिर संस्थापक कौन थे? संस्थापक की बात करेंगे, कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दोस्तों ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ठीक है, एक बात हम आपको बता दें, ये गुलाम वंश है, इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो गुलाम थे किसके? मोहम्मद गोरी के।
ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ये गुलाम थे किसके? मोहम्मद गोरी के। दोस्तों हम आपको बताते हैं, गुलाम मोहम्मद गोरी है, इसके 3 गुलाम थे। ठीक है, इसके 3 गुलाम थे। एक तो हमें पता है, अभी हमने बताया आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा इसका गुलाम था, वो था यलदौज। कौन था? यलदौज। तीसरे की बात करेंगे हम, वो था कुबाचा। कौन था? कुबाचा। मोहम्मद गोरी जाते जाते कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के गया था अपना हिंदुस्तान। ठीक है, उसके बाद में बात करें यलदौज है, यलदौज को उसने गजनवी सोचा था। ठीक है, कुबाचा है, कुबाचा सौंप के गया, कुबाचा को सौंप के गया था वो कंधार। ठीक है, अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको हिंदुस्तान सौंप के गया था। तो हिंदुस्तान में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लाहौर की जनता के कहने पर, लाहौर की जनता के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान में क्या की थी? गुलाम वंश की स्थापना की थी, यानी फिर किसकी? इल्बरी वंश, सलेह वंश की स्थापना की थी। ठीक है, आपको और बता दें, मामलुक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से जन्मे गुलाम। स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए गुलाम को क्या बोलते हैं? मामलुक बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा गया, एचएसएससी में आया हुआ है। ये पूछा था स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? एचएसएससी डी ग्रुप में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पूरा स्टार्ट पढ़ेंगे। किसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। गुलाम वंश, ठीक है, संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब की थी? 1206 में। लाहौर की जनता के कहने पर 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। उसके बाद देखो, इसने है ना कुछ स्मारक बनवाई थी इसने दिल्ली में, अजमेर में। ठीक है, वो स्मारक कौन कौन सी बनवाई थी? स्मारक की बात करेंगे तो कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार की नींव रखी। उसके बाद में दूसरी स्मारक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी इन्होंने दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा ये भी दोस्तों किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिपा सालार की उपाधि धारण की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सिपा सालार की उपाधि धारण की थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसका अर्थ होता है चीफ ऑफ कमांडर। चीफ ऑफ कमांडर किसका अर्थ होता है? सिपा सालार का, जो उपाधि धारण की थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा शासक था, ऐसा सुल्तान था दोस्तों, ये इसने कभी भी राज सिंहासन पर बैठ करके शासन नहीं चलाया। ये एक सेनापति की गद्दी के ऊपर बैठ करके अपना शासन चलाता था। ठीक है, अभी देखो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक, जैसे ये कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम था, इसी प्रकार इसका भी एक गुलाम हुआ। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसका क्या था? गुलाम। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश हुआ। इसका गुलाम भी था और साथ साथ ये क्या था? इसका दामाद भी था। बाद में क्या हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश के साथ कर दी थी, तो ये इसका एक दामाद भी हो गया और इसका गुलाम भी था। ठीक है, अब ये इल्तुतमिश इसका गुलाम था या इसका दामाद था, तो इसने इसको बदायूं का गवर्नर बनाया। बदायूं का गवर्नर या फिर राज्यपाल बनाया। ठीक है, बदायूं दोस्तों यूपी में पड़ता है वर्तमान में। ठीक है, यूपी का क्या बदायूं का क्या बनाया था? गवर्नर या फिर राज्यपाल बनाया था इसको।
अब इसका एक पुत्र था, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था जिसका नाम था आराम शाह। आराम शाह इसका पुत्र था। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये जनता में लाखों रुपए का दान बांटता था, हर वर्ष दान बांट देता था लाखों रुपए का। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, लाख बख्श के नाम से, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा गया है बार बार, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 1206 में इसने अपनी स्थापना की थी, किसकी? गुलाम वंश की। 1206 में की थी, तो 1210 में दोस्तों शासन करते करते पहुंच गया 1210 तक। और 1210 में एक बार क्या हुआ, चौगान खेलते या फिर पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। दोस्तों बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसकी चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई थी, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। चौगान खेलते समय क्या हुए? मृत्यु को प्राप्त हो गए। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए चौगान या फिर पोलो का जनक भारत में किस राज्य को बोलते हैं? तो दोस्तों मणिपुर को क्या बोलते हैं? पोलो का जनक। मणिपुर को क्या बोलते हैं? पोलो खेल का जनक बोलते हैं। ठीक है, 1210 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते समय। और इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र बनता है, क्या नाम था जिसका? आराम शाह। इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? आराम शाह, जो इसका क्या था? पुत्र था। 1210 में ये गद्दी पर बैठता है, लेकिन ये गद्दी पर बैठता है 1210 में, और ये बात पता चलती है किसको? इल्तुतमिश को, जो इसका गुलाम था, इसका दामाद था। ठीक है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि आराम शाह है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की जगह पर गद्दी पर बैठे। ठीक है, उसने जब बदायूं से वो चल करके लाहौर पहुंचा, क्योंकि लाहौर राजधानी थी किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो ये लाहौर पहुंचा, तो वहां से जाकर के इन्होंने इससे पूछा कि बोला कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गुलाम था किसका? मोहम्मद गोरी का, और दामाद भी था किसका? मोहम्मद गोरी का। तो मैं भी एक गुलाम हूं किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, और दामाद भी हूं किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो गद्दी पर बैठने का हक आराम शाह का नहीं, मेरा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में एक युद्ध लड़ा गया। कब? 1211 में। 1211 में एक युद्ध लड़ा गया, जूड का युद्ध। जूड दोस्तों पंजाब में पड़ता है। जूड का युद्ध लड़ा गया कब? 1211 में इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में। ठीक है, इसमें इल्तुतमिश ने क्या किया? आराम शाह को हरा दिया था। आराम शाह को हरा दिया था, और जीता कौन था? इल्तुतमिश जीता था। और 1211 में दोस्तों इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया था आराम शाह की हत्या करके। ठीक है, आगे देखो, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है, इसके कार्यकाल में, इसके शासनकाल में क्या क्या होता है? गुलाम वंश से दोस्तों क्वेश्चन हमें बार बार देखने को मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर अपने उठा सकते हैं या किसी भी सेट में देख सकते हैं, आपको एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब देखो इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है 1211 में, और कब तक रहता है? 1236 तक। 1236 तक रहता है। ठीक है, इल्तुतमिश दोस्तों, इल्तुतमिश को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक ही किसको बोलते हैं? इल्तुतमिश को बोलते हैं गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक।
किसको बोलते हैं? इल्तुतमिश को बोलते हैं। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको बोलते हैं? इल्तुतमिश बोलते हैं। दोनों क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग हैं। आप देखना, गुलाम वंश के संस्थापक अगर पूछ लिया जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक होंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश होंगे, इल्तुतमिश होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को भारत का संवैधानिक सुल्तान बोला जाता है। सुल्तान कहा जाता है, संवैधानिक सुल्तान कहा जाता है। किसको? इल्तुतमिश को। किसका? भारत का संवैधानिक सुल्तान बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, मोहम्मद गजनवी आया, मोहम्मद गोरी आया, इन्होंने जनता को डरा धमका करके अपने आप को सुल्तान कहलाया था। लेकिन इल्तुतमिश एक ऐसा सुल्तान था जिसको बगदाद के खलीफाओं ने, हाँ दोस्तों, बगदाद के खलीफाओं ने इन्हें सुल्तान की उपाधि दी थी। इसलिए संवैधानिक सुल्तान किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को भारत का संवैधानिक सुल्तान कहा जाता है। संवैधानिक सुल्तान कहा जाता है। अब ये 1211 में गद्दी पर बैठ गया था, लेकिन 1215 में कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्त, हमने आपको पहले बताया था, मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज और अपना ये कुबाचा। ठीक है, कुबाचा। यलदौज को ये पता चला कि हमारे दोस्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, उसके पुत्र के साथ अत्याचार हुआ। इल्तुतमिश ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और उसकी जगह अपना गद्दी हथिया ली है। तो उसका बदला लेने के लिए गजनी से चल करके तराइन यानी करनाल में पहुंचा, जो हरियाणा में जगह है, और वो उसके साथ, किसके साथ? इल्तुतमिश के साथ में युद्ध किया। 1215 में तराइन की तीसरी लड़ाई हुई दोस्तों। किस किस के बीच में? यलदौज वर्सेस इल्तुतमिश के बीच। यलदौज वर्सेस इल्तुतमिश के बीच में तराइन की तीसरा युद्ध हुआ, तीसरी लड़ाई हुई थी दोस्तों, जिसमें इल्तुतमिश ने यलदौज को पराजित कर दिया था और इसकी हत्या कर दी थी। तराइन की तीसरी लड़ाई के बारे में बात करें तो कब हुई थी? 1215 में हुई थी। किस किस के बीच में? यलदौज और इल्तुतमिश के बीच में हुई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन आता है दोस्तों, बार बार हमें देखने को क्वेश्चन मिलता है कि यहाँ से कि तुर्क ए चहलगानी या फिर दोस्तों दल चालीसा का गठन किसने किया था? किस सुल्तान ने दल चालीसा या फिर तुर्क ए चहलगानी का गठन किया था? तो ये भी दोस्तों किसने किया था? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ये क्या थे? इसके इल्तुतमिश के जो प्रिय, जो वफादार 40 सरदारों का एक समूह था, जिसको क्या बोला जाता था? तुर्क ए चहलगानी या फिर दल चालीसा बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया था भाई? इन्होंने देखो टका, चांदी व तांबे के सिक्के चलवाए। किसने? इल्तुतमिश ने चांदी व तांबे के सिक्के चलवाए थे। जो चांदी के सिक्के थे उनको बोला जाता था दोस्तों टका, और जो तांबे के सिक्के थे इनको बोला जाता था जितल। इनको क्या बोला जाता था? जितल बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया था? इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी दोस्तों। इल्तुतमिश ने क्या किया था? और इक्ता प्रणाली की शुरुआत। इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी किसने? इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली थी क्या? इक्ता प्रणाली क्या थी? देखो, युद्ध में पहले जो भी सैनिक होते थे उनको वेतन या तनख्वाह नहीं मिलती थी। उनको जो युद्ध भूमि में, जो युद्ध क्षेत्र है, उसमें लुटी हुई जो संपत्ति होती थी, जो भी धन वगैरह होता था, वो ही आपस में बांट दिया जाता था। और जो
जो भी क्षेत्र होता था जिसके ऊपर अधिकार किया जाता था उस क्षेत्र वो क्षेत्र है उस पे अधिकार एक सेना नायक का अधिकार, यानी एक सेना नायक को वो सौंप दिया जाता था। वो क्षेत्र, जो क्षेत्र युद्ध में जीता जाता था उसको सौंप दिया जाता था किसको? सेना नायक को। सेना नायक को सौंप दिया जाता था वो क्षेत्र। वो सेना नायक उस क्षेत्र से जो भी ऋण या कर इकट्ठा करता था और जो राजकोष में जमा करवाता था उसी ऋण प्रणाली को ही क्या बोलते थे? एकता प्रणाली बोलते थे दोस्तों। उसको क्या बोलते थे? एकता प्रणाली बोलते थे। और ये एकता प्रणाली की शुरुआत करने वाला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 1221 में। 1221 में चंगेज खां भारत में आया था दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले आपसे, चंगेज खां सबसे पहले किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो कौन आया? किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आया था। इल्तुतमिश कौन आया था? चंगेज खां। इतिहास का सबसे क्रूर शासक ही कौन हुआ है? चंगेज खां हुआ है दोस्तों। इतिहासकार बताते हैं कि इतिहास में ये वह बदनसीब शासक है जिसकी अभी तक कोई कब्र का पता नहीं चला है कि कहाँ पर इसकी कब्र है। बहुत ही क्रूर शासक हुआ है कौन? चंगेज खां। ये मंगोलिया का था दोस्तों, मंगोलिया का रहने वाला था। एक मंगोलिया ने ही इसके छोटे भाई की हत्या कर दी थी। उस मंगोलिया का नाम था मंगबरनी, जलालुद्दीन मंगबरनी, जो एक मंगोलिया था जो चंगेज खां के छोटे भाई की हत्या करके भारत के सिंध में पहुंच गया था और उन्होंने मदद मांगी थी किससे? इल्तुतमिश से। लेकिन जैसे ही ये बात पता चली किसको? चंगेज खां को, कि इल्तुतमिश जलालुद्दीन मंगबरनी की सहायता करने के लिए आ रहा है सिंध में, तुरंत चंगेज खां ने संदेश भिजवाया किसके पास? इल्तुतमिश के पास। अगर आपने जलालुद्दीन मंगबरनी की सहायता की, मदद की, तो आपके ऊपर, भारत के ऊपर बहुत बड़ा आक्रमण हो सकता है। इतिहासकार बताते हैं दोस्तों उस समय इल्तुतमिश ने बहुत ही सोच समझ के निर्णय लिया। जलालुद्दीन मंगबरनी की सहायता नहीं की और भारत पर एक बहुत बड़ा आक्रमण होने से बच गए। ठीक है। तो अभी आता है कि भाई चंगेज खां ने सबसे पहले भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। उसके बाद आता है और इसके शासनकाल में क्या हुआ था इल्तुतमिश के। बात करते हैं 1229 में। 1229 की बात करेंगे तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था दोस्तों किसने? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया किसने? इल्तुतमिश ने। जबकि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी दोस्तों? ये ध्यान रखने योग्य बात है कि कुतुब मीनार है उसका निर्माण किसने करवाया था? पूरा करवाया था? वो करवाया था इल्तुतमिश ने। जबकि कुतुब मीनार की नींव रखी थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उस देखो 1229 में क्या किया? इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की थी किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, किसने की थी? इल्तुतमिश ने। लाहौर से दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था किसने दोस्तों? इल्तुतमिश ने बनाया था। कब? 1229 में। ठीक है, 1229 में ही इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार परिसर में अपना मकबरा बनवा दिया था। जित्ते जी अपना मकबरा बनवा दिया था दोस्तों किसने? इल्तुतमिश ने। किसने बनवा दिया था? इल्तुतमिश ने। कहाँ पर? कुतुब मीनार परिसर में। कुतुब मीनार परिसर में अपना मकबरा बनवा दिया था किसने? अपने जीते जी इल्तुतमिश ने बनवा दिया था। तो आज अगर बात करें आपसे कि इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो कुतुब मीनार परिसर में जो दिल्ली में स्थित है। और कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है दोस्तों। कौन सी? कुतुब मीनार। अब होता क्या है, इल्तुतमिश के 4 पुत्र थे। इल्तुतमिश के 4 पुत्र थे। ठीक है, इल्तुतमिश के 4 पुत्र थे, लेकिन चारों के चारों अयोग्य पुत्र थे। एक बार क्या होता है, इल्तुतमिश कालिंजर अभियान पर जाता है और कालिंजर अभियान पर उसका सहयोग करने में चारों पुत्र विफल हुए थे। लेकिन इसकी एक पुत्री थी, कौन? रजिया बेगम। रजिया बेगम
इसकी क्या थी? पुत्री। उस कालिंजर अभियान पर उसका पूरा सहयोग किया था, पूरा साथ दिया था किसने? रजिया बेगम ने। तो इल्तुतमिश चाहता था कि उसकी मृत्यु के बाद में अगर उसका उत्तराधिकारी बने तो वो कौन बने? रजिया बेगम बने। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? 1236 में जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, उसकी मर्जी के खिलाफ उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठता है, ये इल्तुतमिश की मर्जी के खिलाफ। लेकिन क्या होता है? रजिया बेगम है, ये दिल्ली की जनता के पास जाती है लाल कपड़े पहन करके कि आप सभी के सामने, आप सभी उस समय साक्षी थे कि मेरे पिता ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में मुझे चुना था, लेकिन अब मैं, आप लोग मेरी है सहायता कीजिए दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने के लिए। क्योंकि उसके बड़े भाई ने, जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, वो एक षड्यंत्र रच करके क्या हुआ था? दिल्ली की गद्दी हथिया ली थी। लेकिन 1236 में ही क्या करता है? दिल्ली की जनता रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर देती है और गद्दी पर बैठती है कौन? रजिया बेगम। अब दोस्तों, रजिया बेगम के बारे में क्वेश्चन आता है और बार बार इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रजिया बेगम दिल्ली की जनता का साथ मिलने के कारण दिल्ली की गद्दी पर बैठती है और पहली शासिका बनती है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम शासिका कौन बनती है? रजिया बेगम बनती है, जो रजिया सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी? प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी? वो बनी थी रजिया सुल्तान। कौन बनी थी? रजिया सुल्तान बनी थी दोस्तों, दिल्ली गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका, जो कब से बैठी थी? 1236 से और 1240 तक इसका क्या रहता है? शासन काल रहता है किसका? रजिया सुल्तान का। ठीक है, अब जब रजिया सुल्तान है, रजिया बेगम या रजिया सुल्तान जब गद्दी पर बैठी थी, उस समय औरतें क्या होती थी? हिजाबों में रहती थी, ना कि वो अपने चेहरा नहीं दिखा सकती थी, पर्दे के अंदर रहती थी, बुर्का वगैरह जो होता था मुस्लिम धर्म में उसके अंदर रहती थी। लेकिन क्या हुआ? रजिया सुल्तान जैसे ही दिल्ली की गद्दी पर बैठी, उस समय सभी महिलाएं हैं वो हिजाबों में रहती थी, लेकिन इसने, रजिया सुल्तान ने उस प्रथा को ना देखते हुए अपने शासन जो उसमें राज दरबार में है वो पुरुषों के कपड़े पहन करके राज दरबार में आती थी और अपने मुख को उघाड़ करके, नाक ढक करके रखती थी। ठीक है, तो इस चीज़ का विरोध किया था दल चालीसा ने। वो चाहते थे कि भी रजिया सुल्तान शासक ना बन करके इसका एक भाई था बहराम शाह, वो गद्दी पर बैठे। इल्तुतमिश का एक पुत्र और था दोस्तों, हमने बताया आपको 4 पुत्र थे, तो एक की मृत्यु हो गई थी, दूसरा पुत्र था बहराम शाह। इस बहराम शाह ने क्या किया था दोस्तों? बहराम शाह ने दल चालीसा को अपनी तरफ कर लिया था। ठीक है, और वो जैसे ही रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी थी उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लग गया था। वो बोलता था कि एक महिला कैसे शासन को चला सकती है, कैसे शासन की बागडोर संभाल सकती है। तो दोस्तों, ये अपने जो दल चालीसा है उसको अपनी तरफ कर लिया था बहराम शाह ने। तो दल चालीसा भीतर एक तरफ हो गया था बहराम शाह की, और भी जो उच्च पदों पर अधिकारी थे, जो राज्य शासन पर बैठते थे, उनको भी अपनी तरफ कर लिया था बहराम शाह ने। ठीक है, अब देखो, रजिया सुल्तान जैसे ही सुल्तान बनी तो इन्होंने क्या किया था? 2 व्यक्तियों को, इसके जो वफादार सरदार थे उनको, एक जिसका नाम था एतगिन और दूसरा था अल्तुनिया, इनको इक्तेदार बनाया था। एतगिन को इक्तेदार बनाया था बदायूं का, ठीक है, और अल्तुनिया को इक्तेदार बनाया था भटिंडा का। भटिंडा दोस्तों पंजाब में पड़ता है,
का क्या बनाया था, इख्तियार बनाया था। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये बात पता चली अल्तुनिया को कि दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली दरबार में क्या हो रहा है, दिल्ली में जो राज दरबार उसमें क्या हो रहा है, उसमें षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, अल्तुनिया ने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और विद्रोह स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान जब दिल्ली से चल करके पंजाब के बठिंडा में पहुंचती है, पंजाब के बठिंडा में पहुंचती है, तो बठिंडा में पहुंचती है तो अल्तुनिया है उसको गिरफ्तार कर लेता है, चारों तरफ से बंदी बनवा लेता है। किसको, अल्तुनिया, उसको रजिया बेगम को। और रजिया बेगम के सामने 2 शर्तें रखता है दोस्तों, या तो उसे दिल्ली का बादशाह सुल्तान घोषित कर दिया जाए या फिर वो उससे शादी कर ले। ठीक है, ये 2 शर्तें रखी थी किसके सामने, रजिया सुल्तान के सामने। किसने, अल्तुनिया ने। ठीक है, रजिया सुल्तान ने भी समझ से काम लिया और अल्तुनिया से शादी करने का शर्त को स्वीकार किया दोस्तों। जब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान शादी करके पंजाब से दिल्ली की तरफ लौट रहे थे, रात के समय विश्राम करने के लिए हरियाणा के कैथल के पास दोस्तों, हरियाणा के कैथल के पास अपना शिविर लगा करके आराम कर रहे थे रात के समय। तो उसी समय बहराम शाह ने रजिया सुल्तान को घेरने के लिए दल चालीसा के जो सदस्य थे उनको भेजा कि जाओ और कैथल के पास में रजिया सुल्तान और अल्तुनिया रुके हुए हैं, उनको घेर करके वहीं उनकी हत्या कर दो, वो दिल्ली तक नहीं पहुंचने चाहिए। तो दोस्तों रजिया सुल्तान को कैथल के पास चारों तरफ से घेर लिया गया, अल्तुनिया को और रजिया सुल्तान को, और उसकी वहीं हत्या कर दी गई। जो एक कहावत है कि रजिया फंस गई गुंडों में, वो यही थी दोस्तों कि रजिया इस समय गुंडों में फंस चुकी थी और उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। रजिया सुल्तान का मकबरा भी दोस्तों कहाँ पर है, हरियाणा के कैथल में क्या है, रजिया सुल्तान का मकबरा है। ठीक है, इल्तुतमिश का मकबरा आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों कहाँ पर है, दिल्ली कुतुब मीनार परिसर में है। और उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों वो लाहौर में है। ठीक है, मिलते हैं अगले बहराम शाह के साथ में अगली क्लास कल। तो दोस्तों आज की अपनी क्लास कैसी रही, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी रही है दोस्तों। जो भी सजेशन आप देना चाहें दे सकते हैं दोस्तों। और घर रहें, अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें।